है। चलिए, कल हम लोग देखे थे कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं, है ना। कांग्रेस के स्थापना से पहले जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश हुए थे उन सब के बारे में हमने बात किया था, है ना। हिस्ट्री का शेड्यूल है ना जी अभी। शेड्यूल तो हिस्ट्री का है ना। तो हमको वहीं पे बताया गया हिस्ट्री, तो वहां से अपना डिवाइस अपडेट करके आए हिस्ट्री वाला कि हिस्ट्री में क्या पढ़ाए थे, है ना। आप लोग पॉलिटी वाला बात बतिया रहे थे। चलिए, तो सोशल रिफॉर्म आज हम लोग देखेंगे, सामाजिक सुधार। ठीक है, कि किस प्रकार से भारत में सोशल रिफॉर्म हुआ था और सोशल रिफॉर्म करने वाली संस्थाएं कौन कौन सी थी, है ना, जिन्होंने सोशल रिफॉर्म करा था। हाँ जी, कांग्रेस से पूर्व का उतना ही ध्यान रखना, है ना। कांग्रेस से पहले की, इसके बाद कांग्रेस की बाद के आगे देखेंगे। कांग्रेस तो देख ही चुके हैं और अन्य देखेंगे क्रांतिकारी राष्ट्रीय आंदोलन में संस्थाओं को। ठीक है, कांग्रेस से पूर्व वो उतना ही है, उतना ही आपको देखना है। ठीक है, चलिए, तब एक हेडिंग बनाएंगे, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। हेडिंग बनाएंगे, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। ठीक है, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। ठीक है, तो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट क्या था ये हम लोग देखेंगे। समाज में जो व्याप्त कुरीतियां थी, कुरीतियां मतलब कि समाज की गलत प्रथाएं, जैसे कि सती प्रथा, बाल विवाह, है ना, नर बलि, पशु बलि, अंधविश्वास, ये सब हमारे समाज में बहुत बढ़ा हुआ था, है ना। शिक्षा का अभाव था, एजुकेशन नहीं था लोगों के पास। सीधी सी बात है कि जहां पर शिक्षा का अभाव रहता है वहां पर अंधविश्वास ज्यादा रहता है ना, या वहां पर कुप्रथाएं ज्यादा चलती हैं। जब जहां पर पढ़ाई लिखाई होती है, लोग पढ़े लिखे होते हैं, उनको पता रहता है कि समाज किस स्थिति में है और उस स्थिति के हिसाब से समाज में सुधार जो है सो जरूरी होता है। तो भारत के इतिहास में, आधुनिक भारत में आप देखेंगे कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ क्योंकि हम अंग्रेजों के गुलाम थे और गुलामी से निकलने के लिए जरूरी था कि राजनीतिक आंदोलन किया जाए, पॉलिटिकल मूवमेंट किया जाए, राजनीतिक सुधार की जाए। लेकिन राजनीतिक सुधार तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि सामाजिक सुधार न हो जाए। सोशल रिफॉर्म के बिना पॉलिटिकल रिफॉर्म संभव ही नहीं, क्योंकि जब समाज को अपना अधिकार पता ही नहीं रहेगा तो अधिकार का डिमांड कैसे करेगा। पहले तो जरूरी है कि समाज को यह पता रहे कि क्या सही और क्या गलत है। तो इसके लिए समाज को पहले चाहिए शिक्षा, इसके लिए समाज को चाहिए सोशल एक्टिविटीनेस, रिलीजियस एक्टिवनेस, ये सब चाहिए समाज के लिए। ये दोनों जब समाज में होगा, ये चीजें जब समाज में होंगी तो ये चांस रहेगा कि चीजें जो है सो वो धीरे धीरे क्या हो रही हैं, ठीक हो रही। ठीक है, तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन जो है ये कब हुआ था, तो इसका सदी है 18वीं शताब्दी, है ना। 18वीं नहीं, बेसिकली 19वीं शताब्दी। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन कब हुआ था, तो 19वीं शताब्दी। कब हुआ था? 19वीं शताब्दी में। अब 19वीं शताब्दी की का मतलब क्या है, कब से कब तक? अगर 19th सेंचुरी की बात हो रही है, 19वीं शताब्दी, तो कहा जा रहा है कि 19वीं शताब्दी मतलब 100 वर्ष होता है। मतलब कि 19वीं शताब्दी में भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ था।
तो 19वीं शताब्दी में सुधार का जो 19वीं शताब्दी का जो टाइमिंग है वो क्या है? इसका टाइमिंग है 1800 से 1899। ठीक है, 1800 से 1899, 1800 टू 1899। तो 1800 से 1899 का जो समय है इसको कहते हैं सामाजिक सुधार का समय। ठीक है, और आप देखिए कि इसी फेज में जब रिफॉर्म हो गया तो आप पढ़े ना कि कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था, इसका मतलब कि 19वीं सदी के अंत में हुआ था। और उसके बाद ही आप देखिएगा कि 20वीं सदी के प्रारंभ में स्वतंत्रता के लिए लड़ाई जोर शोर पर शुरू हो जाएगा। तो स्वतंत्रता के लिए लड़ाई 20वीं सदी के प्रारंभ में क्यों शुरू हुआ? क्योंकि 19वीं सदी में सामाजिक सुधार हुआ। अगर सामाजिक सुधार नहीं हुआ रहता, यदि सोशल रिफॉर्म नहीं हुआ रहता, तो संभव नहीं था कि पॉलिटिकल रिफॉर्म हो जाता। तो इसीलिए राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ाने से पहले मैं आपको यह पढ़ाऊंगा सामाजिक सुधार आंदोलन, कि सोशल रिफॉर्म क्यों हुआ देश में और सोशल रिफॉर्म कैसे हुआ। तो इस सामाजिक सुधार के जो प्रणेता थे भारत में, जिन्होंने सामाजिक सुधार की पृष्ठभूमि तैयार की, उस व्यक्ति का नाम था राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। इसलिए एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि आधुनिक भारत के जनक कौन है ना? फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया है राजा राम मोहन राय। ठीक है, राम मोहन राय जो है ये फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया है, इनको आप ध्यान रखेंगे। इनको कहा जाता है आधुनिक भारत का जनक या आधुनिक भारत का पिता। ठीक है, तो यहां पर इसको आपको ध्यान रखना है और याद रखना है। ठीक है, कि राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत के पिता थे। ठीक है, इनको आधुनिक भारत का पिता क्यों कहते हैं? इनको आधुनिक भारत का पिता इसीलिए कहा जाता है क्योंकि भारत में जितनी प्राचीन कुरीतियां थीं, भारत में जितना पुराना परंपरा था, उस सब पुराना परंपरा, प्राचीन परंपरा, गलत परंपरा, अंधविश्वास के खिलाफ सबसे पहले किसी ने आवाज उठाया था तो राजा राम मोहन राय थे। पहले भारतीय थे राजा राम मोहन राय, जिनको कहा गया था कि जिन्होंने समुद्र पार किया था। उस समय हमारे देश में समुद्र पार करना भी अधर्म माना जाता था। यह माना जाता था कि अगर आप भारत के हैं और सनातन के मानने वाले हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, और आप समुद्र पार करते हैं तो आपका धर्म नष्ट हो जाता है। तो सबसे पहले इस परंपरा को भी खत्म किसने किया? राजा राम मोहन राय ने। ये गए थे लंदन समुद्र पार करके, तो इसलिए कहा जाता है कि पहले भारतीय जिसने समुद्र पार किया वो राजा राम मोहन राय थे। ठीक है, और राम मोहन राय जो है ये कब गए थे लंदन? तो ये 1830 में गए थे। और इनको भेजा किसने था? मुगल शासक अकबर द्वितीय, एक मुगल बादशाह था, उसका नाम था अकबर द्वितीय। वो 1807 से लेकर के 1836 तक मुगल बादशाह था। तो उसी ने राम मोहन राय को भेजा था लंदन, और वही उसी ने इनको राजा का टाइटल दिया था। ये भी पूछा जाता है कि राम मोहन राय को राजा का उपाधि किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय, तभी से हो गए राजा राम मोहन राय, नहीं तो पहले इनका नाम था राम मोहन राय। ठीक है, तो और यही वो व्यक्ति थे, पहले भारतीय व्यक्ति, जिन्होंने सती प्रथा का भी क्या किया? विरोध किया। उन्होंने क्या कि सती प्रथा ठीक बात नहीं है। आज के डेट में कहना कि सती प्रथा गलत बात है, ये तो आसान चीज है जी। हम सब लोग कह सकते हैं, कहते हैं कि सती प्रथा गलत है, गलत था। लेकिन 1829 में सती प्रथा के खिलाफ कानून बना था। उस समय किसी की हिम्मत नहीं थी कोई कह पाए सार्वजनिक तौर पर कि सती प्रथा गलत है। क्यों? क्योंकि समाज ने इन सभी मानदंडों को स्थापित किया हुआ था और समाज इसके खिलाफ में नहीं था। समाज ही इसको स्थापित किए हुए था, समाज ही इसको सही मानता था। ऐसे परिवेश में इस बात का विरोध करना अपने आप में बहुत टफ काम था।
जैसे आज के समय में अभी कोई लड़का या लड़की अपने माता पिता से यह कहे कि मैं इंटर कास्ट मैरिज करना चाहती हूं या करना चाहता हूं, मैं अंतर जातीय विवाह करना चाहता हूं, अपने जाति से अलग जाति के लड़का या लड़की से मैं विवाह करना चाहता हूं, या अगर यह कहे कि मैं इंटर रिलीजन विवाह करना चाहता हूं, अंतर धर्म, तो क्या होगा जी? घर में बम ब्लास्ट होगा कि नहीं होगा? होगा ना। कम क्या गया है, लेकिन विवाद तो होगा। तो माता पिता क्या कहेंगे? बात कम ज्यादा का नहीं है, अब बात कुरीति का है, बात गलत का है। गलत कम ज्यादा नहीं होता है, गलत गलत होता है, गलत सिर्फ गलत होता है, उसमें कम ज्यादा का कोई चीज नहीं होता। अपराध अपराध ही है ना। तो अब यहां समझिए कि मैं आपको बताने की क्या कोशिश कर रहा हूं कि अगर आज की कोई पीढ़ी जाकर के ये बात कहती है तो ये माता पिता के लिए और समाज के लिए अनएक्सेप्टेबल चीजें हैं। समाज इन बातों को स्वीकार नहीं करने को तैयार है। कुछ एक आध लोग स्वीकार कर ले तो कर ले। माता पिता से क्या कहते हैं कि भाई देखो, तुम पढ़ाई लिखाई करो, ये जिम्मेवारी हमने तुमको दी है, तुम अपना करियर बनाओ, बाकी तुम्हारा विवाह वाला जो जिम्मेवारी है वो हम संभाल लेंगे, है कि नहीं? देखिए यहाँ पे कौन है, ब्यूटी सिंह करी बम फूटेगा, है ना। बम फूटना तो निश्चित है। क्यों बम फूटेगा? क्योंकि अभी का समाज यह स्वीकार नहीं करता है कि अंतर जातीय विवाह या अंतर धर्म विवाह सही है। ठीक उसी प्रकार से 19वीं सदी का समाज यह स्वीकार करने को तैयार नहीं था कि सती प्रथा गलत है। उस समय का समाज यह मानता था कि सती प्रथा ठीक बात है, सती प्रथा अच्छा चीज है, यह होना चाहिए। और ऐसे परिवेश में राजा राम मोहन राय क्रांतिकारी बन के उभरे जिन्होंने कहा कि सती प्रथा गलत है, नहीं होना चाहिए। तो आप पढ़ के जाइए यहां से, अब माता पिता से कहिए कि ना, आप जो कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, इंटरकास्ट मैरिज होना चाहिए, क्या दिक्कत है? विवाह करने का अधिकार मूल अधिकार है, आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। कौन व्यक्ति किसके साथ विवाह करेगा नहीं करेगा ये उसका मूल अधिकार है, इसमें आप क्यों इंटरफेयर करेंगे? तो आप तो पढ़ लिख गए, तो आप राइट्स की बात कर रहे हैं, लेकिन माता पिता राइट्स की बात नहीं कर रहे हैं, माता पिता समाज की बात कर रहे हैं। आप किसी जाति धर्म में विवाह करें, उनको ज्यादा समस्या नहीं है, उनको समस्या समाज से है। उनको लगता है कि कल को डेट में अगर आपने ऐसा कुछ कर दिया तो सोसाइटी में उनको ताने पड़ेंगे, सोसाइटी उनको गलत नजर से देखेगी, समाज में उनकी बदनामी हो जाएगी। और यही समाज का डर जो है वो समाज सुधार करने नहीं देता है, सोशल रिफॉर्म होता नहीं। मानते सब लोग हैं कि हां इंटरकास्ट में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पड़ोसी के घर में हो तो ज्यादा अच्छा है, अपने घर में नहीं हो। पड़ोसी के घर में होगा तो बतियाने के लिए कोई टॉपिक रहेगा, अपने घर में होगा तो तनाव का माहौल रहेगा। तो तनाव बगल वाले के घर में रहे, आपने यहां उसका चर्चा चले, अरे उनका लड़का तो कर लिया, उनकी लड़की ने कर लिया, है ना। लेकिन ये गलत है, ये क्या है? गलत है। बिल्कुल इस बात की स्वतंत्रता होनी चाहिए, इंडिपेंडेंसी होनी चाहिए कि आप अपना पार्टनर स्वयं चुने। क्या दिक्कत है इसमें? आप अपना कैरियर चुन रहे हैं, अपनी नौकरी चुन रहे हैं कि हम कौन सा नौकरी करेंगे, ये आप चुन रहे हैं, जिसमें कि 62 साल या 65 साल में आपको रिटायर हो जाना है। लेकिन जिसके साथ पूरा जीवन रहना है उसको आप चुन नहीं रहे हैं, ये तो गलत है ना। लेकिन दिक्कत है कि ये बात समाज को कौन समझाए, यही होता है सामाजिक सुधार। ये स्थिति यहां पे थी कि सती प्रथा में सबको पता था कि यार अगर जीवित आदमी के हाथ में माचिस की तिल्ली थोड़ी सी लौ लग जाए तो हालत खराब हो जाता है कि आग लग गया। और आप सोचिए कि जीवित व्यक्ति को अपने पति के चिता में जलना पड़ता था तो कैसी कुप्रथा रही होगी। अब सबसे गंभीर बात क्या, तो पति मरे तो पत्नी को पति के साथ मरना पड़ता था, और यदि पत्नी मर जाए तो पति के लिए ऑफर था। तुरंत माता पिता क्या कहते, अरे छोड़ो, अभी पूरा लंबा जीवन बचा हुआ है, कोई तो चाहिए साथ में,
शादी कर लो। तो पति महोदय के लिए ऑफर, अब पत्नी के लिए मरना पड़ता था। तो ये क्या सही बात थी? ये अच्छा बात था? लेकिन ये बात अभी मैं इतना खुल के क्यों बोल पा रहा हूं आपके सामने? क्योंकि काम राजा राम मोहन राय आज से 100 साल 150 साल पहले करके चले गए। उस समय किसी का बोलने का हिम्मत नहीं था, जैसे आज किसी का हिम्मत नहीं करता कि माता पिता के सामने जाकर के या समाज के सामने जाकर के बोले कि इंटरकास्ट सही है। मन में सबको लगता है कि सही है, लेकिन समाज से लड़े कौन? समाज से जूझे कौन? और यही समाज से लड़ने और जूझने का परिणाम था कि आज राजा राम मोहन राय को हम लोग कह रहे हैं आधुनिक भारत के पिता, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। इनको पढ़ रहे हैं क्योंकि इन्होंने वो त्याग किया। और इसी सती प्रथा के विरोध के वजह से इनकी माता के 100 यात्रा में इनको शामिल नहीं होने दिया गया था कि नालायक आदमी है, नालायक बच्चा है घर का, सती प्रथा का विरोध करता है। वैसे ना आज का बच्चा अगर ऐसा करता है तो माता पिता क्या कहते हैं? नालायक है, घर से भगाओ इसको। तो सामाजिक सुधार जो है वो बहुत बड़ा त्याग मांगता है, बहुत बड़ा आपसे सेक्रीफाइस मांगता है। और आप देखिए अभी लगभग जगह तो अभी एक्सेप्ट हो ही रहा है। एलाइट क्लास में तो एक्सेप्ट हो ही रहा है इंटरकास्ट है, इंटर रिलीजन। जो एलाइट बहुत शिक्षित लोग हैं या जिनका इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छा है, वहां पर अब ये बैरियर नहीं है। अब ये बैरियर कहां पे है? केवल मध्यम वर्ग में। ये ना तो अपर क्लास में कोई दिक्कत है ऐसा, और ना ही लोअर क्लास में। लोअर क्लास में जो भाई जहां कर लो, है ना, घरे आएगा एक्सेप्ट कर लेगा सब। अपर क्लास में भी कोई मतलब नहीं है, जाओ भाई कर लो, कर लिया। दिक्कत मिडिल क्लास को है, जिसमें हम लोग आते हैं। क्योंकि मिडिल क्लास को चाहिए प्रतिष्ठा, और प्रतिष्ठा समाज से आती है। समाज कुछ गलत चीजों को ही सही मान के बैठा हुआ है, तो वहीं से क्या है, वहीं से सारी चीजें इंटरलिंक होती हैं, इंटरकनेक्ट होता है। और इसलिए सोशल रिफॉर्म हमेशा चैलेंजिंग होता है। लेकिन इसी में जो इस चीज से निकलता है, बाहर आता है, उसको इतिहास में पढ़ा जाता है। और उसका उदाहरण है राजा राम मोहन राय, जिन्होंने समाज में उस समय चल रही व्यवस्थाओं के खिलाफ बोला था और व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई थी। उस समय समाज ने इनको स्वीकार नहीं किया, लेकिन बाद के लोगों को समझ में आया कि राजा राम मोहन राय कितने वैज्ञानिक बात बोल रहे थे, कितना साइंटिफिक बात बोल रहे थे, और क्या सही बात बोल रहे थे। आज ह्यूमन राइट है, मानवाधिकार है। क्या उस समय की महिलाओं का कोई मानवाधिकार नहीं था कि भाई एकदम? और ये परंपरा कितना दिन चला? सबसे पहले सती प्रथा का साक्ष्य कब मिला था जी? कब मिला था? हा? कब मिला था? हम्म, 510 एडी में एरन से मिला था सती प्रथा का साक्ष्य। एरन है मध्य प्रदेश में, एमपी। 510 ईस्वी में एरन अभिलेख में मिला था सती प्रथा का साक्ष्य। ठीक है, क्लियर है? सती प्रथा का साक्ष्य कब मिला? 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरन अभिलेख में, जिसमें यह दिखाया गया कि किस प्रकार से जो है वो शासक के मरने के बाद उसकी पत्नी भी वहां पर सती हो जाती है ना। और उसके बाद से ही परंपरा लंबे समय तक चलता रहा, कंटिन्यूटी के साथ ये चलता रहा। और यही राजा राम मोहन राय ने 1829 ईस्वी में इसके खिलाफ कानून बनाया और सती प्रथा को इनवैलिड करार दिलवा दिया कि सती प्रथा गलत है, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर ये होता है तो इससे क्या होगा? इससे जो मानवाधिकार है वो मानवाधिकार ये होते हैं ना। तो यहां पर इसको आपको ध्यान रखना है और याद रखना है। ओके, चलिए।
तो ध्यान रखें कि यही सब जो समाज का जो गलत व्यवस्था था, जो गलत परंपरा था, उन सभी परंपराओं के खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाने वाला व्यक्ति कौन था? राजा राम मोहन राय। इसीलिए राजा राम मोहन राय को कहा जाता है आधुनिक भारत का पिता। ठीक है, चलिए। तो इनकी तमाम संस्थाएं थी, है ना, जो संस्था इन्होंने स्थापित किया था, और उन संस्थाओं के माध्यम से इन्होंने देश के इस सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया था। ठीक है, तो चलिए एक हेडिंग बनाएंगे, आत्मीय सभा। इसके तहत आत्मीय सभा। चलिए, तो ये आत्मीय सभा जो थी वो लॉर्ड विलियम बेंटिक जैसा कितना आदमी था उनके टाइम में? लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में केवल सती प्रथा के खिलाफ कानून बना था। आत्मीय सभा 1814, ठीक है, ओके। आत्मीय सभा 1814, कलकत्ता, कलकत्ता। ठीक है, कहां पे? कलकत्ता। और संस्थापक राजा राम मोहन राय। संस्थापक राजा राम मोहन राय। ठीक है, संस्थापक राजा राम मोहन राय। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव। इस संस्था का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य। एकेश्वरवाद। क्या था? एकेश्वरवाद। उद्देश्य था एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद, उद्देश्य क्या था? एकेश्वरवाद, मोनोथिज्म। एकेश्वरवाद का मतलब क्या होता है? एक ईश्वर। ये एक ही ईश्वर को मानते थे, एक ही ईश्वर पर ये लोग विश्वास करते थे कि एक ही ईश्वर होता है ना। तो एक ईश्वर को, जैसे कि ब्रह्म को मानते थे, इसलिए बाद में इसका नाम ब्रह्म समाज हो गया था। तो एकेश्वरवाद की यहां पर पूजा होती थी, एकेश्वरवाद की ही बात सुनी जाती थी। फिर लिखेंगे कि इन्होंने मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, बाल विवाह, सती प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा, जातिगत भेदभाव, जातिगत भेदभाव इत्यादि के खिलाफ आवाज उठाया था। इत्यादि के खिलाफ आवाज उठाया था। इत्यादि के खिलाफ आवाज उठाया था। ठीक है, नेक्स्ट। इस संस्था के कुछ अन्य सदस्य, कुछ अन्य सदस्य कुछ अन्य सदस्य वृंदावन मित्र, वृंदावन मित्र, प्रसन्न कुमार टैगोर, वृंदावन मित्र, प्रसन्न कुमार टैगोर, द्वारिकानाथ टैगोर, द्वारिकानाथ टैगोर,
और शिव प्रसाद मिश्र थे। और शिव प्रसाद मिश्र थे, ना टैगोर, और शिव प्रसाद मिश्र थे। ठीक है, चलिए तो अब देखिए फिर आगे लिखेंगे कि यही संस्था 1828 में ब्रह्म सभा बन गई। यही आत्मीय सभा क्या बन गया 1828 में? ब्रह्म सभा। 1828 में ब्रह्म सभा बन गई और 1829 में इसी का नाम ब्रह्म समाज हो गया। ठीक है, यही 1829 में क्या हो गया? ब्रह्म समाज हो गया। तो फाउंडर वही है राजा राम मोहन राय। अगर वो चाहे आपसे आत्मीय सभा पूछे, ब्रह्म सभा पूछे, ब्रह्म समाज पूछे, फाउंडर एक ही आदमी है, राजा राम मोहन राय। बस एक ही चीज का समय समय पर क्या हुआ है? नाम चेंज हो गया है। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए, तो इन्होंने क्या किया था, ध्यान रखेंगे, एकेश्वरवाद का समर्थन किया था, है ना, मूर्ति पूजा का विरोध किया था, मूर्ति पूजा के समर्थक नहीं थे ये, मूर्ति पूजा का विरोध किया, सती प्रथा का भी विरोध किया, जो स्टार्टिंग में हमने बात किया था, अंधविश्वास का विरोध किया। अंधविश्वास क्या होता है जी? तबीयत खराब होगा तो डॉक्टर से नहीं दिखाएंगे, बाबा से चाउर पड़वा के खिलवा देंगे, होता है ना, ओझा से झड़वा देंगे। गौवा में सब ओझा पर ज्यादा विश्वास करता है, कितना पर तो मैया आती है ना, कोनो मैया खिलाता है, कोनो पर जीन आता है ना। ये सब क्या है? अंधविश्वास है। हाँ भाई, तो हम सुनेगा नहीं, हम थोड़ा ना विदेश के हैं, भारत के ना है, भारत में बिहार, तो बिहार में तो और ही सब चलता है, गाँव में तो और सब ये सब इकल रहता है। हालांकि हम है? हाँ जी, हाँ 1814 1815, उससे कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है, डेट आएगा ही नहीं, डेट नहीं रहेगा इसमें, जब भी पूछेगा संस्थापक पूछेगा। ठीक है, नहीं तो ये सब क्या क्या था, मूर्ति पूजा, सती प्रथा, अंधविश्वास, बुराई, ये सब ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरह का चीज जो है सो होता रहता है ना। अंधविश्वास जो है सामाजिक बुराई, वही है कि लोग साइंस में विश्वास, विज्ञान में विश्वास कम करेंगे, अंधविश्वास ज्यादा करेंगे। विश्वास अच्छा चीज होता है, करना चाहिए, लेकिन अंधविश्वास ये अच्छा चीज नहीं है। हाँ, क्या? जिसके, पहला बात तो मैं किसी पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगा, है ना, क्योंकि देश लोकतांत्रिक है ना, देश के लोग स्वतंत्र हैं अपनी आस्था विश्वास के लिए। लेकिन हाँ, अगर ऐसे लोगों को सिक्योरिटी मिल रहा है तो देश दोष सिक्योरिटी देने वाला नहीं है, दोषी हम ही हैं। यह समझना पड़ेगा कि हम ही लोग ऐसे लोगों को बढ़ा चढ़ा करके इतना बड़ा बना दिए हैं। आखिर उनका प्रवचन सुनने जाता कौन है? हम ही लोग जाते हैं ना, हमारी समाज के लोग जाते हैं। जाना बंद कर दीजिए आप, सिक्योरिटी मिलना बंद हो जाएगा। पॉपुलर आप बना देते हैं, अगर सर सिस्टम गलती कर रहा है, तो आप मत जाइए ना। वो क्यों जा रहे हैं? उनका जाने का रीजन है, वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि देख रहे हैं कि पब्लिक जा रही है, और चुनाव में पब्लिक वोट करेगी, तो पब्लिक जिसको मानती है, नेताजी उसको मानते हैं। पब्लिक देखिए ना, मानना बंद कर, देखिए तो नेताजी कितना दिन जाते हैं, एक दिन नहीं जाएंगे।
नेताजी इसलिए जाते हैं क्योंकि पब्लिक जाती है, उनको पता है कि एक बार उजल जाएंगे, पब्लिक करोड़ों के भीड़ में है, नेताजी एगो अकेले हैं चाहे दूगो हैं, और देख रहे हैं कि उतना पब्लिक है, चुनाव में हमको वोट मिलेगा, तो जब पब्लिक जाकर नतमस्तक हो रही तो वो जाकर नतमस्तक हो जाते हैं। पब्लिक को लगता है हम भी मान रहे हैं, हमारे नेताजी भी मान रहे हैं, वोट मिल जाता है। उनका साइंस अलग है, वो आपके साइंस नहीं चलते हैं, वो देखते हैं कि आपका साइंस आपको कहां लेके जा रहा है, और उसी साइंस में वहां पहुंच जाते हैं, क्योंकि एंड ऑफ द टाइम उनको आपका समर्थन प्राप्त करना है इलेक्शन में। तो उनकी गलती नहीं है। जो चालाक है, जो तेज है, वो राजनीति में है, और जो बेवकूफ है वो जनता है। लेकिन दिक्कत हम लोग को लगता है हम लोग बहुत तेज हैं, हम लोग तेज नहीं है, वो लोग तेज है इसलिए वो लोग राजनीति में है, इसलिए वो कोई प्रधानमंत्री बन के बैठा है, कोई मुख्यमंत्री बन के बैठा है। हमारे देश का संविधान का प्रस्तावना कहता है कि हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, लेकिन जब हम रोड पे चलते हैं हम भारत के लोग, उधर से सरकार की गाड़ी निकलती है तो हमको रोक दिया जाता है, कहता है कि पहले गाड़ी जाने दीजिए, आप रुक जाइए। अब आपका कितना सीरियस काम हो, आप रुकिए, पहले सरकार जाएगी। संविधान कहता है कि शक्तिशाली हम हैं, वो लोग हमारा नौकर है। ये कौन सा नौकर है जी, कि मालिक को रोक दिया गया कि पहले नौकर जाएगा? तो समझ में नहीं आता है कि नौकर कौन है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर किसी को भी, अगर कोई बाबा जो बाद में पकड़ाया कि गलत था, है ना, या कोई भी, जो भी लोग जो गलत तरह शरत कर रहे हैं, इनको इतना बड़ा बनाया किसने? हम ही ने बनाया, ये हमको स्वीकार करना पड़ेगा। हम लोग मेहनत करने से डरते हैं, आज जब मेहनत से डरते हैं तब इन बाबाओं के शरण में चल जाते हैं कि कोई शॉर्टकट बता दो, आशीर्वाद दे दो कि हमारा लक्ष्य हमको मिल जाए, और शॉर्टकट के चक्कर में आपका शोषण कर देते हैं। आप कहते हैं कि सरकार ने बना दिया। सरकार ने कहां बनाया भाई? बनाया हमने और आपने है। सरकार ने देखा, सरकार थोड़ा उनका प्रमोशन करती है, सरकार उनके प्रमोशन में तब आती है जब देखती है कि आपने उनको बड़ा बना दिया। सरकार जब उनका प्रमोशन करेगी तो उसके माध्यम से सरकार को लाभ होगा, या नेताजी लोग को लाभ होगा। इसलिए नेताजी लोग बाबा लोगों के साथ घूमते हैं। तो अगर अपने आप पर विश्वास रखिएगा, अपने कर्मों पर विश्वास रखिएगा, तो किसी के दरबार में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ, दरबार में जाइए, ईश्वर के दरबार में जाइए, क्या दिक्कत है? भगवान के मंदिर में जाइए, जो मस्जिद है वहां जाइए, गिरजाघर है वहां जाइए, जिनके जो आस्था के प्रति वहां जाइए, प्रणाम कीजिए, आशीर्वाद लीजिए। लेकिन आप झंडा उठा के चल जाइए किसी के आश्रम में और वहां जाकर के करिए। हाँ, वहां पर भी अगर कोई सही में वैसा कोई त्यागी पुरुष है तो उसके पास जाने में कोई बुराई नहीं है, वो तो समझ में आ ही जाता है। जैसे कि एक है अभी बाबा बहुत वायरल हो रहे हैं, वो कहीं जाते वाते नहीं है, मथुरा में रहते हैं। हाँ, प्रेमानंद जी महाराज है वास्तविक आदमी, वो एकदम उलझुल बात नहीं करते हैं। एक बार एगो अधिकारी गए, वो वीडियो अधिकारी जाकर के अपना पर्चे दे रहे थे कि हम अधिकारी हैं, तुरंत बाबा डांट दिए, बोले हमरा दरबार में जो आता है सब बराबर, वो अधिकारी हो चाहे कोई भी हो, आप ये पर्चे मत दीजिए कि आप अधिकारी बन के आए, आप कलेक्टर हो चाहे आप सरकार के मंत्री हो, हमको उससे कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो होता है बाबा वास्तव में, जिसके अंदर भेदभाव। अब बाबे देख रहा है कि मंत्री जी आ गए तो बाबे स्वागत के लिए चल गए, वो बाबा है जी। मंत्री का स्वागत करने के लिए अगर बाबा खुद उठ के चले गए मतलब वो बाबा नहीं है। जिसने ईश्वरत्व को प्राप्त कर लिया, जिसने ज्ञान को प्राप्त कर लिया, उसके अंदर भेदभाव नहीं रहेगा। वो मंत्री या आम आदमी सबके साथ समान व्यवहार करेगा, उसके लिए कोई अंतर नहीं है। जिसके अंदर वास्तव में ज्ञान आ जाएगा। महात्मा बुद्ध इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थे, तो महात्मा बुद्ध अगर अंगुलीमाल से मिले चाहे राजा प्रसन्नजित से मिले, दोनों को बराबर देखा उन्होंने, या आम आदमी को देखा, उनके लिए कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं। लेकिन आप ईश्वरत्व को कह रहे हैं कि हम प्राप्त कर गए हैं, और आप भेदभाव भी कर रहे हैं। आम आदमी के लिए आप अलग सुविधा दे रहे हैं, एक अधिकारी कोई गया, कोई बड़ा सरकार का आदमी गया तो आप अलग सुविधा दे रहे हैं। इसका मतलब कि आप खुद ही एक नजर से सबको नहीं देखते हैं, जबकि ईश्वर तो सबको एक ही मानता है, और आदमी अपने कर्मों से बड़ा या छोटा बनता है। तो सारा चीज जब कर्म से ही रिलेट है, कर्म से ही डिपेंड होता है, तो फिर अंधविश्वास में क्यों पड़ना? लेकिन दिक्कत यह है कि इन सब चीजों को जानते बूझते के बाद भी लोग अंधविश्वास में पड़ते हैं। ईश्वर की पूजा करना विश्वास है, आस्था रखना विश्वास है, लेकिन ईश्वर के नाम पर ढोंग करना यह अंधविश्वास है। और अंधविश्वास जो करता है उसका हमेशा एक्सप्लॉइटेशन होता ही होता है,
उसी के उदाहरण है बाबा आसाराम या बाबा राम रहीम। ये इसी व्यवस्था के निकले हुए लोग हैं, इनको बड़ा हमने ही बनाया। आप सोचिए ना कितना मानसिक विकलांगता किस स्तर पे है कि प्रूव हो जाने के बाद ऐसे लोग का जब कोर्ट में हियरिंग होता है तो देश की पब्लिक सड़कों पे उतर जाती है। इसको क्या कहिएगा आप? प्रूव हो गया कि सामने वाला आदमी अपराधी है, उसके लिए हियरिंग हो रहा है कोर्ट में, सब चीज से प्रूव गया, फिर भी देश की जनता उसके लिए सड़क पर उतर गई कि नहीं ये ठीक नहीं हो रहा है। कितनी गाड़ियां, कितने रोड्स, कितने सरकारी प्रॉपर्टी जला भस्म कर दिए गए। ये ठीक बात है? नहीं है। और यही अंधविश्वास है। तो अंधविश्वास को हम ही बढ़ावा देते हैं, क्योंकि हम लोग को लगता है कि सफलता का कोई शॉर्टकट होगा, बड़ा आदमी बनने का कोई शॉर्टकट होगा, बिना मेहनत किए बाबा आशीर्वाद दे देंगे, कोई चावल पढ़ के दे देगा, कोई कुछ खिला देगा, हम ठीक हो जाएंगे, हम बढ़िया हो जाएंगे। इस चक्कर में हम अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं। गांव में तो और हालत खराब है जी। किसी को लड़का नहीं हो रहा तो बाबा से पूछा है कि बताइए लड़का कैसे होगा? अरे पगला, इतना दिन बीत गया, इतना साइंस आगे बढ़ गया, सब पढ़, अभी बाबा लड़का करा देंगे जी? हैं? वो तो विज्ञान न कराएगा। अब किसी को लड़की हो रही है, खाली लड़का नहीं हो रहा है, उसके लिए भी बाबा। अरे भाई, अब बाबा लड़की के बदला लड़का करा देंगे, लड़का के बदला लड़की? है वो कुछ ही जानेगा पगला, कुछ नहीं जानेंगे। ये आपका मानसिक विस्मृति है कि आप जा रहे हैं। अब ऐसे लोग होने के बाद राजा राम मोहन राय के देश में हम लोग रहते हैं, जिस आदमी ने कितना पहले ही सब चीज का विरोध किया, तब भी आज हम लोग इसका ये करते हैं। किसी को खाली लड़की हो रही है तो घर वाला सब बेवकूफ सब क्या करता है, लड़की को दोष देता है कि लड़की में दिक्कत है। अरे पगला, पढ़ो थोड़ा सा, जाके साइंस पढ़ो, बायोलॉजी पढ़ो। लड़की होगी कि लड़का, ये लड़की पे डिपेंड ही नहीं करता है, ये लड़का पर डिपेंड करता है। तो वही दिक्कत है ना, तो वही दिक्कत है ना। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? समाज ना। इतना पढ़ लिख गए, पढ़ने का दावा करते हैं, डेवलप देश में रहते हैं, स्वतंत्र देश में रहते हैं, पढ़े लिखे, खाक पढ़े लिखे हैं, मालूम ही नहीं है कुछ। तो अगर मालूम भी है उसके बाद भी आप गलत कर रहे हैं, दोष दे रहे हैं किसी और को, तो इसके लिए कौन दोषी है? और जब इतना आज हमारा झंडा चांद पर फहरा रहा है, साइंस में इतना आगे निकल गए और अंधविश्वास कर रहे हैं, इन चीजों की मान्यता दे रहे हैं, अभी भी लड़का लड़की में भेदभाव कर रहे हैं, तो ये कैसे होगा? तो कहने का मतलब है तो अपने बकलोल होगा ना, है कि नहीं? लेकिन देखिए, लेकिन एक बात और समझ लीजिए, हस्बैंड टॉर्चर करता है कि नहीं करता अलग बात है, लेकिन इतिहास इस बात का साक्षी है कि महिलाओं का सबसे ज्यादा शोषण स्वयं महिलाओं ने ही किया है, पुरुषों ने नहीं किया है। घर में झगड़ा आप देखिए, सास बहू का हमेशा कंट्राडिक्शन चलता है, ससुर सास का नहीं, बहू का नहीं चलता है। तो सास कौन है? महिला ही है ना। भौजाई ननद का झगड़ा चलता, पटवे नहीं करता है, दोनों लड़की है, दोनों समझ ले कि हम इसके आए हैं, हमको दूसरे के घर में जाना है भाई, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दोनों का हो जाएगा। भाई भाई में भी होता है। हमने यहाँ पे क्या कहे, महिलाओं का शोषण का बात हो रहा है। महिला का शोषण का सबसे ज्यादा शोषण कौन करता है? महिलाएं ही करती है। और ये इसे नहीं हो रहा है, एनएसएसओ का डाटा जाकर पढ़िए, डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा। पति तो चल जाता है काम पर ना जी, घर में तो महिलाएं ही रहती हैं। अब पति तो बेचारा पिसाता है बीच में, वो मां का सुने कि पत्नी का सुने? मां कहती है सर तुमको पाल पोस के इतना बड़ा कि यह दिन देखने के लिए, अब पत्नी कहती है कि सब छोड़ के आए यही के लिए। अब वो बेचारा क्या करे? अब वो किसका सुने? पत्नी का सुनेगा तो मां से जाएगा, अब मां का सुनेगा तो पत्नी से जाएगा। अब दोनों में से किसी को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि पत्नी, सही बात है, अपना पूरा परिवार छोड़ के उस एक व्यक्ति के लिए आई है, तो उसके प्रति उसका उत्तरदायित्व तो बनता है। और एक मां ने अपना पूरा सपना अपने बच्चे में झोंक दिया, तो मां के प्रति भी दायित्व तो बनता है। ऐसे में तो उसकी व्यवस्था को भी समझना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं कि वो हमेशा एक्सप्लॉइटेड आदमी ही है, शोषण नहीं करता है वो, लेकिन दिक्कत उसके साथ भी है। वो किसकी सुने? तो जब तक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा किसी भी समाज परिवार के अंदर में, तो इस तरह की समस्या जो है सो हमेशा बनती रहेगी, है ना। हमको कुछ दिक्कत होगा? है? हमको ये सब वीडियो से हमको कुछ दिक्कत होगा? हम कौन से गलत बोल रहे हैं जी?
पगला। हाँ वो जो सही है, जो सही है, और जो गलत है सो गलत है, क्या दिक्कत होगा, है ना। और हम लोग का थोड़े कोई क्राइम कर रहे हैं, क्या करेगी सरकार या क्या करेगा कोई सिस्टम। बिल्कुल सही बात है, और सही बात बोलने का तो हिम्मत हमेशा आदमी को रखना चाहिए, है ना, किसी भी सिचुएशन में। लेकिन हाँ, मैं हमेशा ये कहता हूं कि हमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर ध्यान देना चाहिए। अगर हम ठीक तरीके से एक प्रकार का समझदारी विकसित करें एक संबंधों के अंदर में, तो सारी चीजें ठीक हो सकती हैं। और इसलिए हर लोग को अपनी अपनी भूमिका को ठीक से निभाना चाहिए, है ना। और हर घर में जहां कहीं भी जो महिलाएं हैं या बहनें हैं, मां है, तो उस घर के पुरुष को भी इस बात का ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि वही एक कैरेक्टर है जो एक ही टाइम में सारा कैरेक्टर प्ले करती है। मैनेजमेंट सीखने जाने के लिए हम लोग को आईआईएम अहमदाबाद से कोर्स करने का जरूरत नहीं है। अपने घर में अपनी मां को देख लेंगे ना, तो उससे बड़ा प्रबंधक कोई नहीं है दुनिया में। सबसे बड़ा प्रबंधन का टीचमेंट तो वही दे देती है। एक ही टाइम पर किसी की पत्नी है, एक ही टाइम पर किसी की बहू है, एक ही टाइम पर किसी की बहन है, एक ही टाइम पर किसी की मां है, एक ही टाइम पर किसी की बेटी है। सारा रोल को बढ़िया से प्ले करती है। पति को भी खुश रखती है, सास ससुर को भी खुश रखने की कोशिश करती है, बच्चों के सपनों का ख्याल रखती है, मायके में मां है या भाई है तो उसके लिए भी ख्याल रखती है, सारा चीज को प्रबंधित करने का प्रयास करती है। तो अगर वहां से उसके मैनेजमेंट स्किल को समझ ले, और यह भी मान ले कि एक आदमी इतना रोल प्ले कर रहा है एक ही टाइम पर, तो कहीं तो कमी बेसी हो ही जाएगा ना। कोई भगवान तो नहीं है कि सब चीज में 100% देगा। तो उस कमी बेसी को, उसके कार्यों की गंभीरता को देखते हुए यदि इग्नोर कर दिया जाए उसकी गलतियों को कभी कभी समटाइम्स, तो कभी कोई विवाद रहेगा ही नहीं, कभी कोई दिक्कत होगा ही नहीं। लेकिन समस्या है कि किसी की पर्सनालिटी को कोई उस एंगल से देखता ही नहीं है। अगर उस एंगल से आप पर्सनालिटी को देखने लग जाए तो कोई विवाद का कारण शेष नहीं रह जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या है कि हम उस चीज को देखते नहीं है। पढ़ने का मतलब केवल इतना नहीं है कि पढ़ करके रिजल्ट ले ले और नौकरी लग जाए। पढ़ने का यह मतलब है, नौकरी लेना बाई प्रोडक्ट है, पढ़ के नौकरी लेना ये बाई प्रोडक्ट है। पढ़ने का मतलब केवल नौकरी नहीं होना चाहिए। पढ़ने का मतलब है कि पहले अच्छा इंसान बन जाए, बढ़िया मानव बन जाए। बढ़िया मानव बन जाएंगे तो नौकरी लग ही जाएगी कहीं ना कहीं। और अगर बढ़िया मानव नहीं बने और नौकरी लग भी गई तो पूरा जीवन आपका वैसे ही चैलेंजेस में गुजरेगा और किसी भी समस्या को ठीक तरीके से आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। प्रॉब्लम इसी तरीके से आपको चलती रहेगी। तो इन सभी चीजों को पढ़ने समझने, आखिर हम लोग को इतिहास या जीएस ये सारे विषय क्यों पढ़ाए जाते हैं? ये इसीलिए पढ़ाए जाते हैं ताकि हम भविष्य का बेहतर निर्माण कर पाए। और यदि पढ़ने के बाद भी हम भविष्य का बेहतर निर्माण नहीं कर पाते हैं, केवल हम यही समझते हैं कि तब पढ़ के एग्जाम में उत्तर दे के आने का चीज है, तो इतना शॉर्ट दायरा नहीं है पढ़ाई का। पढ़ाई का दायरा बहुत बड़ा है, बहुत व्यापक है कि पढ़ के आप पहले बेहतर इंसान बन जाइए। इंसान बन जाइए, उसके बाद नौकरी लग जाएगा आपका। और उसके बाद जब नौकरी लगेगी ना, तो जीवन में कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, क्योंकि उसके बाद आपको हर तरह से चीजें पता रहेगा। क्योंकि जो हमारी संस्कृति वही कहती है, मैं हमेशा आपको जो बोलता हूं कि विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम और पात्रत्वात् धनमा प्राप्त पूर्णोति तत् विद्या तत्सुखम। ऐसी स्थिति से अंतिम में आपको सुख प्राप्त होता है। अन्यथा नौकरी तो लगी जाएगी कहीं, लेकिन किसी से मारपीट कर दीजिएगा या परिवार में अशांति रहेगी, हर जगह कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आपको रहेगा। तो उस उच्च शिक्षा का आपके जीवन में कोई महत्व तो नहीं रह जाएगा, अर्थ के अलावा, रुपया के अलावा। और रुपया होगा लेकिन परेशानी होगी, तो उस रुपये का क्या ही मतलब है। मान लीजिए कम ही पैसा हो लेकिन सुख शांति और चैन से हो तो कोई दिक्कत। एंड ऑफ द टाइम आदमी को वही चाहिए कि खुशी, हैप्पीनेस। और हैप्पीनेस केवल अर्थ का मोहताज नहीं है, अर्थ के साथ अन्य चीजें भी होंगी, तब जाकर के हैप्पीनेस आपके साथ जुड़ेगा, है ना। भौतिकतावादी होने से अच्छा है कि हम व्यवहारिकतावादी होकर के व्यवहार के साथ जीवन को आगे बढ़ाएं, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये पूरा समाज सुधार का जो जिन्होंने न्यों रखा, राम मोहन राय, जो बाद में राजा का टाइटल जुड़ गया तो राजा राम मोहन राय हो गए, इनका यही सब था। ये मूर्ति पूजा, सती प्रथा, अंधविश्वास, बाल विवाह ना, चाइल्ड मैरिज। पता ये पहले बाल विवाह हो जाता था जी। जब किसी को विवाह का मतलब तक नहीं पता उस समय उसका विवाह कर दिया। ये कैसा होता होगा सीन? पुराने जमाने का फिल्म सब देखते होंगे आप लोग, बचपने से साथ में शादी हो जाता था, है ना।
शादी होकर के क्या वो लड़की अपने मायके ही रुक जाती थी, लड़का अपना यहाँ, दोनों अब सयाना हो रहा है। सयानों के बाद दूसरी बात हो गया, लड़का कहीं बाहर गया, उसको कोई और पसंद आ गया, लड़की कहीं बाहर गई, कोई और पसंद आ गया, मालूम चला बाद में कि शादी बचपन में भइल है। ले, तो शादी उस टाइम पर हो गया जब शादी का महत्व ही नहीं पता था, सिग्निफिकेंस ही नहीं पता था कि शादी होता क्या है। आज जब शादी करने का समय आया, जब उसका महत्व समझ में आया, तब मालूम चल रहा है कि शादी करने का मन कहीं और कर रहा है। ये क्या था? ये सब दिक्कत थी, ये सब समाज की समस्या थी, ये सब अशिक्षा का इंपैक्ट था, और इसके वजह से ये सब कुरीति था। और इन सभी कुरीतियों के खिलाफ पहला व्यक्ति जिसने आवाज उठाया वो थे राजा राम मोहन राय। ना ये समाज के लोग से डरे और ना ही उस समय के अंग्रेजों से डरे। हालांकि अंग्रेजों ने उस समय इनका सपोर्ट किया, क्योंकि अंग्रेज पढ़े लिखे थे उस टाइम पर, उनको पता था कि यह सब चीज ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने अंग्रेजों ने सपोर्ट किया राम मोहन राय को। और राजा राम मोहन राय के सहयोग, इनके प्रयास और अंग्रेजों के सहयोग के वजह से 1829 में सती प्रथा के खिलाफ कानून बन गया। देखिए, सब जगह था, वर्ल्ड हिस्ट्री जब पढ़िएगा तो कुप्रथा हमारे यहां थोड़ा लेट आया। ऐसी कुप्रथाएं, मतलब इससे भी खराब स्थिति यूरोप का था। यूरोप जो है उसको तो अंधकार युग कहा जाता था, तब ना पुनर्जागरण पहले यूरोप में, इटली में हुआ। 1000 साल तक यूरोप में डार्क एज था, अंधकार का युग। 500 एडी से लेकर के 1500 एडी तक, लगभग 1000 साल तक यूरोप अंधकार में डूबा हुआ था। बहुत कुप्रथाएं थी वहां भी, बहुत दिक्कत था। लेकिन वही उनके यहां रिनेसा पहले हो गया, उनके यहां पुनर्जागरण पहले हो गया, हम लोग यहां थोड़ा लेट से हुआ, है ना। उनके यहां पुनर्जागरण इटली में हुआ 13वीं 14वीं शताब्दी में, और हमारे यहां पुनर्जागरण हुआ 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में। लेकिन दिक्कत ये बात यह है कि उनके यहां जब डार्क एज था ना, तो हमारे यहां बहुत अच्छा व्यवस्था चल रहा था। लेकिन उनके यहां जब ठीक हुआ तो हमारे यहां खराब होने लगा। हाँ, और उसके बाद फिर हमारे यहां ये 19वीं शताब्दी में सब ठीक हुआ। ठीक है, तो ये मूर्ति पूजा, सती प्रथा, अंधविश्वास, बाल विवाह, इस सब के विरोधी थे राजा राम मोहन राय, और एकेश्वरवाद के समर्थक थे। ठीक है, नोट करके लिख लेंगे कि 1829 में 1829 में 1829 में ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखेंगे कि 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयास से, राजा राम मोहन राय के प्रयास से राजा राम मोहन राय के प्रयास से और लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से, और लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से कानून पारित हुआ सती प्रथा के खिलाफ। कानून पारित हुआ सती प्रथा के खिलाफ। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, ये सबसे बड़ा चीज था, और इस पे बहुत बड़ा सवाल पूछा जाता है कि सती प्रथा किसने खत्म करवाया, तो राजा राम मोहन राय। किसके प्रयास से खत्म, मतलब किसने सहयोग किया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा ये चीजें हुई थी। नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट लिखेंगे कि ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज हिंदू धर्म को, ब्रह्म समाज हिंदू धर्म को
शुद्ध करना चाहता था। शुद्ध करना चाहता था, इसीलिए इसीलिए हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीतियों का विरोध किया। इसलिए हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीतियों का विरोध किया। ओके, क्लियर है? चलिए ले लेंगे कि राजा राममोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। राजा राममोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। ठीक है, भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। ठीक है, भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत। तो भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत आप देखिएगा तो किसको कहते हैं? राजा राममोहन राय को। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रारंभ में 3 महत्वपूर्ण पत्रिकाएं निकाली थी। ठीक है, अलग अलग भाषाओं में। इनकी एक पत्रिका थी संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी, ये बंगला में आती थी। इसका भाषा था बंगला। ठीक है, इसके अलावे एक पत्रिका थी मिरातुल अखबार। ये फारसी में आती थी। और इनकी एक और पत्रिका थी, वो था ब्रह्मनिकल मैगजीन। ब्रह्मनिकल मैगजीन, ये ब्रह्मनिकल मैगजीन इंग्लिश में आती थी। ठीक है, ब्रह्मनिकल मैगजीन। ओके, तो ये किस में आती थी? इंग्लिश में आती थी, ये फारसी में आती थी, ये बंगला में आती थी। ओके, तो अलग अलग ये पत्रिकाएं थी जो अलग अलग भाषाओं में आती थी। ठीक है, नेक्स्ट आगे लिखेंगे। राजा राममोहन राय के बाद समाज सुधारकों में जो दूसरा एक प्रमुख नाम जो आता है इंपॉर्टेंट, वो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जो महिलाओं से संबंधित मुद्दों को लेकर कहीं आगे बढ़ रहे थे। एक नाम लिखेंगे ऐसे ही, इनकी कोई संस्था नहीं थी, नाम लिखेंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। एक हेडिंग बनाएंगे ऐसे ही, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। लिखेंगे कि महिला सुधार का श्रेय इन्हें दिया जाता है। मतलब विमेंस रिफॉर्म का काम ये किए थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। हाँ, महिला सुधार का श्रेय इन्हें दिया जाता है। कर फोन टाइम हो गया क्या जी? टाइम हम देख नहीं ना आते हैं आप लोग कि टाइम पर निकलेंगे हैं क्या? फोन को साइलेंट रखा कीजिए, है ना। साइलेंट नहीं रख सकते हैं, कहीं मिस हो जाएगा। डांट उट सुनने का डर है कि मिस हो गया किसी का फोन तो डटा जाएंगे। तो वाइब्रेट करके रखा करिए कम से कम, है ना। हाँ, कर लीजिए। रोज रोज आप लोग एक बतिया हमको कहना पड़ता है ना। आप लोग सीनियर हैं, आप लोग को अपने समझना चाहिए, है ना। और सब बचवा सब लोग तो तुरंत सुन समझ जाता है
कि नहीं सुनेगा तो वो उपाय हो जाएगा। आप लोग का उपाय करने में तो सोचना है, हैं? तो इसलिए बातें का बात है कि अपने से साइलेंट करके रखना। साइलेंट रखने में क्या दिक्कत है? इससे क्या होता है कि आप ही को खाली पता चलेगा ना, हमको नहीं पता चलेगा, चाहे अगल बगल वालों को नहीं पता चलेगा। इसलिए फोन हमेशा साइलेंट ही रहना चाहिए, कभी भी, मतलब वाइब्रेट मोड में। साइलेंट मतलब नहीं कंप्लीट साइलेंट, कभी हो सकता है कि इमरजेंसी बात भी हो कुछ, या इमरजेंसी सिचुएशन हो, तो वाइब्रेट में रहेगा तो कम से कम आपको पता रहेगा कि आपका फोन बज रहा है, बाकी लोग उससे इंपैक्ट नहीं होंगे। खैर, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महिला स्थिति के सुधार पर जोर दिया था, है ना, विमेंस कंडीशन रिफॉर्म पर फोकस किया था इन्होंने। विधवा पुनर्विवाह कानून है कि भारत में विधवा पुनर्विवाह कानून, विडो रीमैरिज एक्ट, विधवा पुनर्विवाह कानून, विधवा पुनर्विवाह कानून इन्हीं के प्रयास से बना था 1856 ईस्वी में। विधवा पुनर्विवाह कानून इन्हीं के प्रयास से बना था 1856 ईस्वी में। ठीक है, 1856 ईस्वी विधवा पुनर्विवाह कानून। अब देखिए, सती प्रथा जब बंद होने के लिए कानून बन गया, तब एक समस्या और खड़ी हो गई कि चलिए, जब पहले तो महिलाएं सती हो जाती थी, लेकिन अब सती नहीं होगा, तो अब नहीं होगा तो भाई उनका विवाह तो करना पड़ेगा ना, उनका तो मैरिज कराना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अब समाज इस बात के लिए भी तैयार नहीं था कि विधवा महिलाओं का विवाह हो जाए किसी और से। समाज कह रहा था कि ठीक बात नहीं है। लड़का अगर विदुर हो गया, मतलब उसकी पत्नी नहीं रही, तो उसका विवाह कराने के लिए समाज एकदम उतारू हो जाता था कि नहीं, इसका विवाह होना चाहिए। और अगर कोई महिला विधवा हो जाती थी तो उसका विवाह कराने के लिए कोई तैयार नहीं होता था। तो यही ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे, इन्होंने कहा कि नहीं, ये इस पे भी काम होना चाहिए, है ना। इस पे काम कैसे होगा? तो इसके लिए काम ऐसे हो सकता है कि भाई हम इसके लिए आंदोलन करें। इन्होंने आंदोलन किया, देश के लोगों को, उस समय के लोगों को इस बात से अवगत कराया कि भाई ये सब चीज ठीक नहीं है ना, जो विधवा महिलाएं हैं उनका विवाह होना चाहिए, है ना, क्योंकि अब सती सिस्टम तो खत्म हो गया, तो उनका विवाह होना चाहिए। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने आवाज उठाया और 1856 ईस्वी में तत्कालिक गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। तो कैनिंग के समय में यह कानून बना था। ध्यान रखिएगा, किस समय में बना था? कैनिंग के समय में यह कानून बना था, कैनिंग के समय में, लॉर्ड कैनिंग। देखिए, ध्यान रखिएगा कि यहां लॉर्ड कैनिंग और डलहौजी में विवाद हो जाता है ना। तो यह कानून बना था कैनिंग के समय में, एक्ट जो पास हुआ यह कैनिंग के समय पास हुआ, लेकिन इस एक्ट का जो ड्राफ्ट बना था, जो प्रारूप तैयार हुआ था, डलहौजी के टाइम में तैयार हुआ था। कानून कैसा होगा नहीं होगा, इस पूरा ड्राफ्ट तैयार किया था किसने? डलहौजी ने। मतलब डलहौजी के समय में ड्राफ्ट तैयार हुआ, डलहौजी के समय में, लेकिन कानून बना कैनिंग के समय में। तो अगर पूछा जाए कि विधवा पुनर्विवाह कानून किस गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ था, तो लॉर्ड कैनिंग। अब विधवा पुनर्विवाह कानून का प्रारूप किसके समय में तैयार हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, और भारतीय व्यक्ति ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन्हीं के प्रयास से यह हुआ था। ठीक है, तो इन्होंने इस परंपरा को खत्म कराया, है ना, कि भाई यह नहीं होना चाहिए, और उसके बाद से विवाह होना शुरू हो गया। लेकिन अभी भी आप देखिएगा हमारे समाज में कहीं कहीं पर विधवाओं के साथ जो व्यवहार होता है समाज का, वो ठीक नहीं होता है, अच्छा व्यवहार नहीं होता है। और कभी कभी कुछ घटनाएं तो दुर्भाग्यवश घट जाती हैं, है ना। कोई घटना तो, दुर्घटना तो किसी के कंट्रोल में नहीं ना है जी। कोई घटना, राम जी स्वयं अपनी पत्नी का अपहरण नहीं रोक पाए, है ना, इतना बड़ा सब भगवाने थे, है ना, लेकिन नियति ने जो निर्धारित करके रखा था वो तो हुआ, निश्चित है होना है। तो इसके लिए किसी व्यक्ति विशेष को दोषी मान लेना कि इसके वजह से होता है, इसके वजह से हुआ। गांवों में क्या होता है, ये होता है जी, सब लक्षण देखता है सब कि लक्षण खराब है ना, इसका लक्षण बढ़िया है,
किसी का विवाह होते कहीं किसी का नौकरी लग गया तो है कि इसका लक्षण बहुत अच्छा है ना। हाँ हाँ हाँ, आई नहीं देखता कि बढ़ते हम सब पी के गए था। हाँ, ये देखा कि जब सब पियक्कड़ सब जा रहा है तो भाई वो तो कहीं ना कहीं तो उसका गाड़ी एक्सीडेंट करवे करेगा। वो तो माता पिता का भगवान का पुण्य प्रताप है कि बच रहा है। जिसका स्वयं पर नियंत्रण नहीं है वो किसी और पर कैसे भी कर सकता है, ब्लेम कर सकता है जी कि हम दूसरा के वजह से ही दुर्घटना घट गया। कोई दुर्घटना आपका अपने स्वयं के कारणों से घटता है, लेकिन अच्छा बुरा का श्रेय हम किसी और को देते हैं। मेरा कहना है कि ना ही आप किसी को अच्छा का श्रेय दीजिए और ना ही किसी को बुरा का श्रेय दीजिए। दोनों ही परिस्थितियां अपने कर्मों के बदौलत बनती है, इसके लिए हम स्वयं ही जिम्मेवार हैं, दूसरा कोई जिम्मेवार नहीं है। हम पढ़ेंगे, हम मेहनत करें हैं, हम एग्जाम दिए तभी इस उम्मीद में है कि हमारा रिजल्ट आएगा। मेरा लाइफ में किसी के आ जाने से या चल जाने से मेरे रिजल्ट पर कोई निगेटिव या पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। आपके आप अच्छा गया होगा तो रिजल्ट आएगा, नहीं गया होगा तो नहीं आएगा, फिर प्रयास करिएगा। लेकिन इसको हम किसी और को क्रेडिट दे देते हैं या कह देते हैं कि इसके वजह से नहीं हुआ, इसके वजह से हुआ। सारा चीज हमारे अपने ही हिसाब से चलता है। और ये अगर हम अपने सनातन की वास्तव में धर्म को मानते हैं तो हमारा धर्म भी बड़ा वैज्ञानिक है, बहुत साइंटिफिक है, साइंस है हमारे विज्ञान में, हमारे धर्म में। छोटा सा हनुमान चालीसा है, उस हनुमान चालीसा को आप लोग पढ़ते होंगे, उसमें एक लाइन लिखा है, युग सहस्त्र योजन पर भानु लील्योता ही मधुर फल जानू। युग सहस्त्र योजन पर भानु लील्योता ही मधुर फल जानू। युग सहस्त्र पर भानु बैठा हुआ है, कौन? सूर्य भगवान। अलिल्योता ही मधुर फल जानू, हनुमान जी समझे कि तो मधुर कोई मीठा फल है, लाल लाल दिख रहा है, लेकर निगल लिए। और आप देखेंगे कि जब पृथ्वी से सन का एग्जैक्ट डिस्टेंस कैलकुलेट हो रहा था कि दूरी कितनी है, तो नासा ने इस बात को माना, जो कि अमेरिका की साइंस एजेंसी है, कि हनुमान चालीसा के अंदर में जो डिस्टेंस लिखा हुआ है, लील्योता ही मधुर फल जानू, युग सहस्त्र योजन पर भानु, उसी के हिसाब से मैथमेटिक्स से कैलकुलेट किया गया, तो एग्जैक्ट डिस्टेंस वही है पृथ्वी से सूर्य का। अब क्या मानिएगा इसको? ये विज्ञान नहीं है। अभी परमाणु 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 बम हो रहा है, एटम बम एटम बम एटम बम। आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़िएगा, महर्षि कनाद को पढ़िएगा, तो महर्षि कनाद ने बहुत पहले ही एटम का कंसेप्ट दे दिया है। बहुत पहले से परमाणुवाद का कंसेप्ट है हमारे संस्कृति के अंदर में। आज ऑपरेशन होता है हमारे यहां, सुश्रुत बहुत पहले एंशिएंट हिस्ट्री में ऑपरेशन करता था। सुश्रुत और चरक संहिता, यह सब ऑपरेशन का ही किताब है। तो क्या नया है हमारे सामने? ये सारी चीजें हमारे पास साथ हुई हैं, ये सब चीज का कंसेप्ट है हमारे धर्म के अंदर में, हमारे ये में। लेकिन दिक्कत यह है कि हम उसके वैज्ञानिक पक्ष को नहीं पकड़ते हैं। महर्षि अरविंदो कहते हैं, आगे पढ़ेंगे अरविंदो के बारे में, क्रांतिकारी नेता थे। महर्षि अरविंदो कहते हैं कि विज्ञान एक बंद कमरे में मरकड़ी के समान है और अध्यात्म खुले आसमान में सूर्य के समान है। तो आदमी को अध्यात्मवादी बनना चाहिए, और जब आप अध्यात्मवाद की तरफ बढ़ेंगे तो अध्यात्मवाद विज्ञान ही है। विज्ञान उसका एक छोटा स्तर है, अध्यात्म से ऊपर का स्तर है। आज हम लोग फोन लगाकर किसी से बात कर लेते हैं ना, पहले के लोग को फोन का जरूरत नहीं पड़ता था। मतलब हमारे ऋषि मनुष्यों को, जो त्यागी लोग थे, ध्यान धरते थे और उनको पता चल जाता था और वो कनेक्टिविटी स्थापित हो जाती थी। वही तो विज्ञान है जी, वही तो तरंग है। आपका फोन भी नेटवर्क खत्म हो जाए तो आपका फोन से कहीं फोन लगेगा? नहीं लगेगा। तो तरंगा स्थापित किया गया है ऊपर में, आयनोमंडल में, वहां से आपका फोन लगा निकालते हैं, वहां से कनेक्ट होता है, वो फिर कनेक्टिविटी दूसरे फोन को कनेक्ट करता है, दोनों जगह नेटवर्क होता है तो पकड़ता है। पहले के लोग के मस्तिष्क में इतना पावर था कि यहीं से कनेक्टिविटी हो जाता था। वो भी एक विज्ञान था, भ्रम नहीं था, विज्ञान था, साइंस था। लेकिन दिक्कत है कि आज का मानव उस विज्ञान तक नहीं पहुंच पा रहा है, और उसी विज्ञान तक पहुंचने का नाम अध्यात्म है। वहां तक जो पहुंच जाएगा वो अध्यात्मवादी है, और जो यहां तक है वो केवल विज्ञान के स्तर पे सिमटा हुआ है। और अध्यात्म का कोई अंत नहीं है। विज्ञान का तो बहुत सारा अंत है, अभी भी बहुत सारा कंसेप्ट है जो विज्ञान ने आज तक क्लियर नहीं किया है।
मरने के बाद आत्मा कहां जाती है, ये आज तक विज्ञान नहीं बता पाया। आज तक पता चला, किसी ने नहीं बताया कि कहां जा रहा है। लेकिन अध्यात्म को देखिएगा तो अध्यात्म में इसका कंसेप्ट है। और विज्ञान जिस चीज को नहीं पकड़ पाता है, विज्ञान उसको कह देता है कि इट इज नेचर, ये प्रकृति है। जहां उसको लगता है कि अब कुछ नहीं समझ में आ रहा है, अब हमारे बस का नहीं है, वो कहता है कि प्रकृति है, ये कहीं और से कंट्रोल रहा है, इसके बारे में हम फिलहाल कुछ नहीं बता सकते। फिर वो उस पर रिसर्च करता है। हालांकि रिसर्च करते 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 कभी कभी किन चीजों को बता भी देता है, पता भी चल जाता है। तो कहने का मतलब है कि ये इस सभी फेज के अंदर में हमें विज्ञान और अध्यात्म पर ध्यान देना चाहिए, या कभी भी ना कि किसी प्रकार के अंधविश्वास पर, या किसी के द्वारा कुछ गलत सलत मैसेज पे या गलत सलत बातों पे कि इसके वजह से ये हो गया, उसके वजह से ऐसा हो गया। किसी के वजह से कुछ नहीं होता है आपके जीवन में। एक तो पूरा का पूरा फ्रेमिंग आपका हुआ पड़ा हुआ है, होना वही है जो निश्चित है। तो इसलिए किसी और को किसी अच्छी चीज के लिए भी किसी को दोषी नहीं देना है, और किसी बुरा चीज के लिए भी किसी को दोषी नहीं देना है। आप स्वयं जिम्मेवार हैं अपनी अच्छाई और बुराई के लिए। राम जी को वनवास हो गया है ना, भरत निहाल में थे, आते ही दौड़ के कहां गए, गुरु जी के पास। गुरु कौन थे, वशिष्ठ। ऐसा गुरु जो तीनों काल का ज्ञाता था, उनके पास ऐसा साइंस था कि वर्तमान भविष्य और भूत सब जानते थे। तो भरत जी तो अच्छा विद्यार्थी थे, वो पहुंच गए गुरु के पास। बोले कि आपको तो सब मालूम था, आपको तो मालूम है ना होगा कि राम को वनवास होना है। तो बोले हाँ मालूम था। बोले जब आपको मालूम था तो फिर आप पिताजी को एडवाइस कह दिए कि राजा बना दीजिए। मेरी मां बदनाम हो गई, मैं बदनाम हो गया, पिताजी का देहांत हो गया, पूरा अयोध्या जो है सुनी हो गई। जब यही होना था तो आप राम जाते अपना टाइम पर वनवास। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि सब होना था, इसलिए इसमें से हम किसी भी चीज को रोक नहीं सकते थे। गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, सुनहु भरत भाभी प्रबल बिलख कहे मुनिनाथ कि हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहात। कोई भी चीज अच्छा हो, बुरा हो, सही हो, गलत हो, ये ना हम रोक सकते हैं ना तुम रोक सकते हो। जो होना है वो होके रहेगा। जाना था और तुम्हारी माता को ही बदनाम होना था तो हुई, तुम पर लांछन लगना था तो तुम पर लगा। इसलिए तुमको अब ये नहीं सोचना है कि तुम इसको ये कर लोगे। हाँ तुम्हारे पास कर्म है, अगर तुमको लगता है कि मना के वापस ले आओगे तो जाओ, ट्राई करो, मना के देखो, आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है। लेकिन होना तो वही है निश्चित जो होना है। तो इसलिए तुम उसको नहीं टाल सकते हो, नहीं रोक सकते हो। इसलिए किसी भी चीज के लिए, कोई अच्छा कर्म हो चाहे कोई बुरा कर्म हो, किसी को भी अगर आप कह रहे हैं कि उसके वजह से हो रहा है, लेकिन दिक्कत ये कि हम लोग अच्छा के लिए ज्यादा लोग को क्रेडिट नहीं देते हैं, लेकिन कुछ बुरा होता है तो क्रेडिट तुरंत दे देते हैं किसके वजह से बुरा हो गया, और उसके वजह से हम दूसरे आदमी को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। लेकिन ये पूरा सोशल रिफॉर्म जो है, सामाजिक सुधार जो है, इसका यही कंसेप्ट है कि आदमी को वैज्ञानिक और आध्यात्मवादी होना चाहिए। आदमी को केवल भौतिकता में नहीं रहना चाहिए, जो चीजें दिख रही हैं उन्हीं चीजों में नहीं गुम रहना चाहिए। आदमी को अध्यात्मवाद की तरफ आगे बढ़ना चाहिए है। और विज्ञान से जब हम अध्यात्मवाद की तरफ बढ़ते हैं तो वही मनुष्यता है, वही तब जाके हम एक मनुष्य के तौर पे अपने आप को स्थापित करने का प्रयास करते हैं। और ये सारे लोग कौन से लोग थे, इनको क्या फर्क पड़ा था जी? राजा राम मोहन राय को व्यक्तिगत तौर पे कोई दिक्कत था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर को व्यक्तिगत तौर पे कोई दिक्कत था? कोई व्यक्तिगत तौर पे दिक्कत नहीं था, लेकिन समाज के लिए उन्होंने सोचा, और उसी का रिजल्ट है कि आज की पीढ़ी या अभी से पहले की पीढ़ी इन लोगों को पढ़ रही है और इतिहास में इनका स्थान है, क्योंकि इन्होंने सोसाइटी को ये सब चीज दिया। तो एक तो इन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए काम किया, जो समाज की सबसे खराब व्यवस्था थी, है ना, कि विवाह नहीं होता था, उसके लिए विवाह का उपबंध किया कि विवाह होगा। साथ ही इन्होंने कलकत्ता में एक कॉलेज स्थापित किया, बैथुन कॉलेज, बैथुन कॉलेज, जिसमें ये प्राध्यापक भी थे, संस्कृत पढ़ाते भी थे। और इस कॉलेज में महिला शिक्षा पर जोर दिया इन्होंने, विमेंस एजुकेशन पर, बैथुन कॉलेज। और इस कॉलेज में इन्होंने महिला शिक्षा पर जोर दिया, विमेंस एजुकेशन पर। और साथ ही शूद्रों को संस्कृत पढ़ने का अधिकार दिया। पहले शूद्रों को संस्कृत पढ़ने का राइट नहीं था, तो शूद्र वर्ण को भी क्या कहा, संस्कृत पढ़ने का अधिकार दिया।
ठीक है। शूद्र वर्ण को संस्कृत पढ़ने का अधिकार दिया। ठीक है, नेक्स्ट। चलिए, इसके बाद एक व्यक्ति की, पहले बाकी लोग को तो पढ़ने का अधिकार ही था, शूद्रों को नहीं था अधिकार, तो उनको अधिकार दिया पढ़ने का कलकत्ता में। ठीक है, शूद्र को संस्कृत पढ़ने का या संस्कृत पाठ करने का अधिकार नहीं था, बाकी लोग को था, तो इन्होंने ही अधिकार दिया कि नहीं, शूद्रों को भी अधिकार होना चाहिए। तो ये भी सामाजिक सुधार था। किसी को जन्म के आधार पर क्यों आप जाति व्यवस्था बना दी गई, और उसके तहत जो निम्न जाति के लोग थे उनको संस्कृत पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया, ये तो गलत बात था। किसी व्यक्ति को उसके जाति के आधार पर उसका परिचय होना ही नहीं चाहिए, गुण होना चाहिए। और हमारी संस्कृति कहती है जाति न पूछी साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। अगर कोई ज्ञानी आदमी है तो उसकी जाति पूछने की आवश्यकता नहीं है कि वो निम्न वर्ण का है या उच्च वर्ण का है, किसी भी वर्ण का है, अगर ज्ञानी है तो सम्मान का हकदार है, चाहे वो किसी भी वर्ण का हो, चाहे वो निचली जाति का हो, चाहे वो ऊपरी जाति का हो। क्योंकि अगर हम धर्म को मानते हैं तो हमारा धर्म जातियों को तो स्थान ही नहीं देता है। वेद सबसे बड़ा ग्रंथ है ना, वेद सबसे बड़ा चीज है, और वेद में ऋग्वैदिक काल में वर्णों की चर्चा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और ये जाति से नहीं होता था, यह कर्म से होता था। एक ही परिवार के अंदर में कोई ब्राह्मण हो सकता था, कोई क्षत्रिय हो सकता था, कोई वैश्य हो सकता था, कोई शूद्र हो सकता था। एक ही परिवार के अंदर में जो पढ़ा लिखा है, ज्ञानी है, वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण का मतलब क्या होना चाहिए? ज्ञानी आदमी, पढ़ा लिखा आदमी, जिसके पास ज्ञान हो और जो दूसरे को ज्ञान देता हो, वो ब्राह्मण है, जिसके अंदर में ब्राह्मणत्व हो। क्षत्रिय कौन है? जिसके अंदर में रक्षा करने का साहस हो, अस्त्र शस्त्र का ज्ञान हो, निर्बल का, असहाय का मदद करता हो, वो क्षत्रिय है। वैसे जो व्यापारिक कार्यों में संलग्न रहता है। अशूद्र वो जिसके अंदर में तीनों में से कोई क्वालिटी नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकता, तो वो शूद्र है, यानी कि निठल्ला आदमी, निकम्मा आदमी। तो निकम्मा आदमी का तो वैसे भी सम्मान नहीं होना चाहिए। आप काम करेंगे तो ना आपका सम्मान होगा। तो ये कर्म पर आधारित था, लेकिन बाद में इसको जन्म से जोड़ दिया गया। कर्म पर जन्म का महत्व सिद्ध हो गया कि ब्राह्मण के घर में आप जन्म ले लिए, अब आप निकम्मा हैं। कह दिया जाए कि शुद्ध तौर पे संस्कृत के श्लोक को पढ़ो या किसी लाइन को बोलो तो आप नहीं बोल पाएंगे, फिर भी आपको बाबा प्रणाम कहना पड़ता है। यह जाति व्यवस्था का दोष है। आप क्षत्रिय हैं, आज जाके चोरी कर रहे हैं, किसी का हक मार रहे हैं, किस आधार से आप क्षत्रिय कहलाने के योग्य है? नहीं कहला सकते ना। अगर आप कह रहे हैं कि आप क्षत्रिय हैं तो आप लोगों का सेवा करिए, लोगों की रक्षा करिए। आपका शस्त्र अस्त्र, आपकी शक्ति, आपकी संपन्नता लोगों के सुरक्षा के काम आना चाहिए। वैसे जो है अपना व्यापार वाणिज्य के कार्यों में संलग्न रहते थे, योग्यता पे ही था। कोई शूद्र है तो सही में यदि अगर वो कुछ भी करने के लायक नहीं है तो शूद्र है तो ठीक है, लेकिन अगर वो ज्ञानी है, उसके अंदर में ज्ञान है, उसने ज्ञान अर्जित किया है, तो उसको सम्मान पाने का अधिकार है। क्योंकि समाज में कर्म बड़ा है, जन्म बड़ा नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या है? वर्तमान में हमने जन्म को महत्व दे दिया है कर्म के बदले में। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए? कर्म। और अगर आप अपने वेदों को देखिएगा तो वेद में कर्म महत्व था। ऋग्वैदिक काल में यही था। उत्तर वैदिक काल, जब आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़िएगा 1000 बीसी से 600 बीसी, तो वहां पर कर्म पर जन्म का महत्व बढ़ गया, और वहां से जाति व्यवस्था। समाज में जितना बुराई आप देख रहे हैं, जितना खामी देख रहे हैं, ये सब कब शुरू हुआ? ये सब उत्तर वैदिक काल में शुरू हुआ, 1000 बीसी से 600 बीसी के बीच में। सारा बुराई का जड़ उत्तर वैदिक काल। और उसी समय आयरन मिला था, लोहा, 900 बीसी में उत्तर प्रदेश के अतिरंजी खेड़ा में। उससे पहले लोग लोहा के बारे में नहीं जानते थे। वही लोहा मिला, इकोनॉमी में चेंज आया और समाज में तमाम तरह की बुराइयां शामिल होने लगी। ऋग्वैदिक काल में ऐसा नहीं था। ऋग्वैदिक काल 1500 बीसी से 1000 बीसी के टाइम में, वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं होता था। खैर, तो यहां पर इनको ध्यान रखेंगे, ईश्वरचंद्र विद्यासागर को। ठीक है, इन्होंने विधवा पुनर्विवाह के खिलाफ कानून बनाया, बैथुन कॉलेज की स्थापना करवाई, संस्कृत पढ़ने का अधिकार शूद्रों को दिया और महिला के शिक्षा पर काम किया था। ठीक है,
इन्होंने बनारस हिंदू कॉलेज का नहीं, इन्होंने हिंदू कॉलेज, केवल हिंदू कॉलेज। एनी बेसेंट ने 1897 में सेंट्रल स्कूल की स्थापना की थी वही, और वही 1917 में जाकर के मदन मोहन मालवीय ने ये हिंदू कॉलेज, केवल 1817 में हिंदू कॉलेज और 1825 में वेदांत कॉलेज। ठीक है, तो यहां पर ईश्वरचंद्र विद्यासागर को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, हाँ, हिंदू कॉलेज 1817 में और 1825 में वेदांत कॉलेज। देखिएगा तो यहां पे राजा राम मोहन राय का बात है, ये ईश्वरचंद्र विद्यासागर में नहीं लिखना है ना। चलिए नेक्स्ट, हिंदू कॉलेज 1817, अब वेदांत कॉलेज 1825, राजा राम मोहन राय, दोनों राजा राम मोहन राय। ठीक है, तो यहां पर इस चीज को ध्यान रखेंगे। ओके, दोनों कॉलेज ये जो अभी हमने कहा, हिंदू कॉलेज और वेदांत कॉलेज, दोनों कॉलेज किसने बनाया? राजा राम मोहन राय ने, 1825। एक ही बात कितना बार बुलवाते हैं आप लोग, याद नहीं हो जाएगा, एक बार में सुन के लिखना चाहिए, सीखिए। जीवन में श्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ तक की यात्रा अगर तय करनी है तो एक बार में सुनना सीखिए। सुनने का क्षमता आदमी में ज्यादा होना चाहिए, देखने से ज्यादा सुनने का क्षमता, क्योंकि आंख का लिमिटेशन हो सकता है, कान का लिमिटेशन नहीं है। आंख इन दीवार के बाहर नहीं देख सकता, लेकिन कान इस दीवार के बाहर सुन सकता है। तो राजा का, नायक का, नेतृत्वकर्ता का और एक सफल विद्यार्थी का कान अच्छा होना चाहिए कि वो सुन पाए। हम पिछुओं का सुन लेते हैं, इधर तो आप लोग कम है। पिछुओं को खुसुर फुसुर करता है ना, तो मालूम चल जाता है एक आप खुसुर फुसुर कर रहा है। इसलिए हमारे क्लास में कोई हिलता नहीं है, उसको मालूम है कि हिलेगा तो उसको पकड़ा जाएगा बेचारा, है ना। आप लोग को थोड़ा लिबर्टी है ना, सीनियर आदमी, है ना। बाकी क्या क्या है, 10-15 दिन रहना है जी। तो सफल होइए, नौकरी कीजिए और आते रहिएगा। आप बहुत से लोग रोज आते हैं जिनका रिजल्ट्स हो गया है ना। देखिए ये है कि बहुत से बैचेज आते हैं और जाते हैं, है ना। हम लोग तो यार बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं, तो बहुत से लोग आते जाते हैं और बहुत जगह पढ़ा, लेकिन फिर भी जो बैचेज रहता है उस बैच का मेमोरी तो रहता ही है, मेमोरी नहीं खत्म होता है ना, मेमोरी रहता है। लोग आते हैं या कोई कहीं पे भी है, कभी मैसेज कर देता है, कभी कॉल कर लेता है, समटाइम्स पिक नहीं होता है, कभी कभी पिक हो जाता है, बातचीत होती है। तो एक देखिए एक लगाव तो रहता ही है हर बैच के साथ हम लोग का। वैसा नहीं कि यहाँ कंप्लीट प्रोफेशनल है आदमी, नहीं है प्रोफेशनल, है ना। क्योंकि जो जितने बैचेज हैं सारे बैचेज के साथ जो है ये रहता है। इससे पहले भी हम लोगों ने जो शिक्षक वाले उसमें बहुत सारे बैचेज पढ़ाए, लेकिन सारे बैचेज के साथ जो है एक है कनेक्टिविटी। इस वजह से लोग जहां पे भी हैं, जहां पर भी लोग योगदान कर रहे हैं, नौकरी ज्वाइन कर रहे हैं, वहां से पिक्स भेज रहे हैं, अपने क्लास का वीडियो बना के सब भेजता है कि सर देखिए यहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं, ये पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ा रहे हैं, है ना। सब बोलता है सर 2-4 को लाइन हुआ अपना वाला भेज दी सर, रट के तनी हम पढ़ाएंगे नहीं, पगला खुदे पढ़ो अब जा करके, है ना। फ्री टाइम मिलता है तो इन किताबों का अध्ययन करो। इन किताबों का अध्ययन करने से ये होगा कि आपका व्यक्तित्व भी अच्छा हो जाएगा और आप जिस बच्चा को पढ़ा के भेजिएगा उसका व्यक्तित्व बहुत बढ़िया हो। और इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग पे ज्यादा है। मैं हमेशा कहता हूं कि आप लोग जब स्कूल में जाइएगा तो आप लोग जैसा चाहिएगा समाज वैसा ही बनेगा, क्योंकि समाज हम ही बनाते हैं और समाज बनाने का पहला जिम्मेवारी आप पे होगा। आप जो बच्चों को सिखा करके वहां से स्कूल में से भेजिएगा ना, यहाँ वही बच्चे आकर के समाज का निर्माण करेंगे। आप अच्छा बात सिखाइएगा तो आगे जाके वो अच्छा करेंगे। आप अगर उनको बुरा बात सिखाइएगा या उनकी एक्टिविटी पे ध्यान नहीं दीजिएगा तो आपको वो समाज के लिए खतरा बन जाएंगे। अपराध इतना काहे बढ़ रहा है? क्योंकि स्कूल अच्छा से कंट्रोल नहीं कर रहा है बच्चों को। और सरकार ने एक बहुत बड़ा गलत नीति निकाल दी कि स्कूल में डंडा नहीं रहना चाहिए। डंडा तो होना ही चाहिए स्कूल में, टीचर को पूरा स्वतंत्रता होना चाहिए। इस लेवल पे डंडा का काम नहीं, लेकिन उस लेवल पे डंडा का काम है, क्योंकि वो बच्चा ना है जी। भय बुनि होई न प्रीत, बहुत बार भय दिखा के प्रीत करना पड़ता है।
उसको समझ में नहीं आएगा, आप अच्छा बात समझिएगा तो, और जहां 2 डंडा दीजिएगा ना वो तुरंत कंट्रोल में आ जाएगा। तो मारपीट जरूरी है। हम लोग मारपीट होकर तब नहीं यहाँ आए तो कहे जी, मारपीट से हो है कि हाथों पर मजबूत हो जाता है। घर में माता पिता मारते थे, दादा दादी मारते थे, अब बचा हुआ पिटाई स्कूल में हो जाता था, क्योंकि कोई पूछने नहीं जाता था स्कूल में कि काहे मार दिए, और वो लोग अधिकार से मारता था शिक्षक लोग। वो मारपीट से हुआ कि शरीरवा हो गया मजबूत, है कि नहीं? हाँ, थितर यही होना चाहिए। इसी को तो कहते हैं पालन पोषण। पालन पोषण यही नाम है। स्कूल से लेके परिवार, पहला आपका स्कूल परिवार है और दूसरा स्कूल आपका स्कूल है। ये 2 जगह अगर आपको ठीक से ठीक कर दिया गया मारपीट करके बढ़िया से, तो आप एकदम बढ़िया बन के निकलिएगा। और वहां पर किसी भी एक क्रम में अगर गड़बड़ी हो गया तो दिक्कत हो जाएगा। राम जब वनवास में गए तो खाली पैर चलना था, तो उनका मित्र बोला कि यार खाली पैर चलिएगा गुरुदेव, राजा होकर के आप तो राजकुमार हैं। बोले बेवकूफ हो, जब आश्रम में थे तो याद नहीं है? 25 साल तक गुरुजी के यहां जब पढ़े तो गुरुजी खाली पैर चलवाए थे पूरा जंगल। वो तो त्रिकालदर्शी थे, उनको मालूम था कि वनवास हमको होना है, तो खाली पैर चलने का पहले से अभ्यास है, इसलिए उनको दिक्कत नहीं हुआ खाली पैर चलने से। हर चीज का विज्ञान, हर चीज के पीछे लॉजिक है। तो वो स्कूल और वो परिवार है ऐसा जगह। आजकल क्या हो गया, माता पिता को तो बच्चा कुछ मांगता है और तुरंत दे देता है लोग कि लोग खुश हो जाओ, एकदम गलत चीज है। हम लोग का पालन पोषण एकदम अच्छा से हुआ कि एक चीज मांगिए तो 10 बार मांगने के बाद 15वां बार में मिलता था, अब पिटाई के साथ मिलता था। इससे क्या हुआ? इससे क्या हुआ? इससे हमने बचपन में ही रिजेक्शन को एक्सेप्ट करना सीख लिया। हम ये बात मानते हैं कि हो सकता है कि कोई चीज हमें 1 बार में 2 बार में नहीं मिलेगा, ये हमारे माता पिता हमारे परिवार ने हमको सिखाया हुआ है। न्यू जनरेशन के साथ दिक्कत क्या है कि माता पिता अपने फ्री रहने के लिए जो मांगा तुरंत दे दिया, उसको रिजेक्शन वो सीखा ही नहीं है। और वही लड़का या लड़की जब समाज में आते हैं, यहां पर जब उनको रिजेक्शन झेलना पड़ता है स्कूल में, परिवार में, पर्सनल लाइफ में, तो उस रिजेक्शन को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। या तो दूसरे को क्षति पहुंचा देते हैं या स्वयं को क्षति पहुंचा लेते हैं। ये दिक्कत है अभी के पालन पोषण में, और इसी वजह से अभी अपराध बढ़ रहा है। उस समय इतना अपराध नहीं था, क्योंकि सारा चीज परिवार में, ये सब परिवार के लोग, हो सकता है हमारे माता पिता कोई बात नहीं समझ में आएगा, लेकिन हम अब इस बात को समझते हैं कि उनका जो पालन पोषण का तरीका था वो बहुत बेहतरीन था, क्योंकि वो उस तरीके से आपको पाल पोस दिया। आपको किसी मैनेजमेंट स्कूल में जाके मैनेजमेंट सीखने का जरूरत नहीं है, घरे में सब कुछ सीख के आए। और अभी के जनरेशन के साथ ये सब दिक्कत है। अभी अगर माता पिता ठीक तरीके से बच्चों का पालन पोषण नहीं किए तो यही लोग भविष्य में जाकर के समाज के लिए गलत डायरेक्शन खड़ा कर देते हैं। और दिक्कत कहां पे होता है? परिवार के स्तर पर। तो अगर स्कूल में और चीजों में सिस्टम सब चीज ठीक कर दिया जाए तो संभव है कि समाज को भटकने में मतलब मौका नहीं मिलेगा, भटकने का मौका नहीं मिलेगा, समाज अपने सही डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। लेकिन बशर्ते कि ठीक तरीके से ये हो जाए। तो ये नहीं कि अब आप लोग का भी हो जाएगा, सरकारी नौकरी परमानेंट हो गए तो 10 बजे लेट नहीं, 3 बजे भेंट नहीं। सरकारी टीचर लोग का हो जाता है ना जी, कब हो जाएंगे कब वो आएंगे। सरकारी टीचर ही नहीं, सरकारी नौकरी में ही ये दिक्कत है। कोई नौकरी, हम लोग को सरकारी नौकरी पहले बात क्यों चाहिए? सिक्योरिटी के लिए, कि सिक्योर हो जाता है लाइफ। अब जितना मुश्किल है नौकरी लगना, उतने मुश्किल है नौकरी से निकालना सरकारी नौकरी। इसलिए एक बार जब लग जाता है तो आदमी निश्चिंत रहता है, उसके बाद क्वालिटी कम होने लगता है। अब प्राइवेट सेक्टर हमेशा इंप्रूव क्यों करता है? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में हमेशा आपका परफॉर्मेंस देखा जाता है कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा है कि नहीं। आपको पता है कि आपका परफॉर्मेंस खराब होगा तो आपको हटा दिया जाएगा, इसलिए आप हमेशा अपने परफॉर्मेंस पर काम करते हैं, और इस वजह से प्राइवेट सेक्टर का प्रोडक्टिविटी अच्छा होता है। नौकरी हमको चाहिए सरकारी, लेकिन बच्चा को पढ़ाएंगे प्राइवेट स्कूल। समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि मालूम है कि हम अपना काम ठीक से नहीं करेंगे। अगर हम ही अपना काम ठीक से करना शुरू कर दे तो सब बच्चे वहीं पढ़ने आएगा। किसी माता पिता के पास एक्स्ट्रा पैसा नहीं है कि वो भेजेगा सरकारी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए। आप लोग ठीक पढ़ाना शुरू कर दीजिएगा स्कूलों में जाकर के, तो सब माता पिता का गरीबी कम हो जाएगा। क्योंकि अपने आमदनी का बहुत बड़ा खर्चा स्कूल के मोटा फी पर खर्चा हो जाता है माता पिता का। तो अगर सरकारी स्कूल में ही अच्छा टीचर बढ़िया से पढ़ाएगा तो कोई क्यों भेजेगा अपना बच्चा को प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए? सब जाएगा सरकारी स्कूल में पढ़ने। लेकिन दिक्कत है कि शिक्षा व्यवस्था वहां पर ठीक नहीं है। अगर ठीक से होता तो ठीक तरीके से चीजों को वहां पे चलाया जा सकता था, कोई दिक्कत नहीं था। खैर, तो यहां पर इस चीज को जैसे आपको ध्यान रखना है कि क्या था। इसके बाद एक व्यक्ति की एंट्री होती है, वो है
दयानंद सरस्वती, है ना। आर्य समाज दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती, ठीक है। तो आर्य समाज और दयानंद सरस्वती दयानंद सरस्वती के बारे में देखना है कि ये क्या थे और किस प्रकार से थे, ठीक है। इनके संबंध में देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, कि दयानंद सरस्वती ने क्या किया था, किस प्रकार से किया था। दयानंद सरस्वती को आप देखेंगे कि ये धार्मिक व्यक्ति भी हैं, लेकिन इन पर एक आरोप लगता है कि ये सांप्रदायिक थे, कम्युनल थे, क्योंकि उन्होंने एक नारा दिया था वेदो की ओर लौटो, है ना। तो इसलिए कुछ लोगों का ये मानना है कि ये धर्म परिवर्तन का भी बात करते थे, या जानबूझ करके लोगों को अपने धर्म से दूसरे धर्म में लेके जाने का बात करते थे। लेकिन दयानंद सरस्वती क्या थे, नहीं थे, इन सब के बारे में नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ओके, चलिए। एक लाइव वर्ल्ड हिस्ट्री का लाइव तो अभी तुरंत